हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो है पृष्ठ रसायन चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पृष्ठ रसायन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, यानी कि पृष्ठ रसायन से संबंधित घटनाओं के बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन जो है उसकी परिभाषा यदि हम कहें तो क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है उस पदार्थ की सतह पर यानी कि पृष्ठ पर जो भी घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा में जिस ब्रांच में किया जाता है वो ब्रांच क्या कहलाती है, पृष्ठीय रसायन कहलाती है। तो यहाँ यदि हम परिभाषा कहें तो परिभाषा जो है वो कुछ इस प्रकार से हम बता सकते हैं। देखिए परिभाषा, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के पृष्ठ तल पर होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब देखिए यह जो पदार्थ का पृष्ठ होता है यानी कि जो सतह होती है इस पर कुछ बल जो होते हैं वो बल भी लगते हैं और उन बलों के आधार पर कुछ घटनाएं होती है, अधिशोषण है, अवशोषण है, उनके बारे में हम यहाँ आज डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए असंतुलित बल। ओके, तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अधिशोषण। अधिशोषण जो है उसका तात्पर्य क्या है, देखिए अधिशोषण से तात्पर्य है कि कोई भी ठोस सतह है, जैसे ये रही ठोस सतह है, उसको यदि हम द्रव या गैस के संपर्क में रख देते हैं तो इसके कण जो होते हैं वो इस तरीके से इसकी सतह पर आकर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी ठोस को द्रव या गैस के संपर्क में रखने पर उसके कण जो होते हैं उसकी सतह पर आकर जुड़ जाते हैं। ये घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात कि यह कण जो आकर जुड़े हैं इन कणों को यहाँ क्या कहा जाता है, अधिशोष्य कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर ये जो सतह है यानी कि जिस पर आकर जुड़े हैं वो पदार्थ क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। और ये घटना जो है वो क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। तो इस तरीके से अधिशोषण की परिभाषा हम बता सकते हैं। यानी कि इस तरीके से भी कह सकते हैं अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक की सतह पर आकर जुड़ना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ओके, तो परिभाषा देखते हैं इसकी। देखिए परिभाषा कि जब किसी ठोस द्रव पदार्थ को हम द्रव या गैस के संपर्क में रखते हैं तो उसके कण जो होते हैं वो उसकी सतह पर आकर जुड़ जाते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। एग्जाम्पल जो है वो इसका हम देख सकते हैं कि सिलिका जेल जो होती है वो जलवाष्प का क्या कर लेती है, अधिशोषण कर लेती है। यानी कि जलवाष्प के संपर्क में यदि सिलिका जेल रखते हैं तो सिलिका जेल जलवाष्प के कणों को अपनी सतह पर जोड़ लेती है। ये इसका डायग्राम जो है वो हम बता सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये पृष्ठ हो गई और ये इसके कण जो है वो यहाँ आकर जुड़ गए। तो इस घटना को हम क्या कह सकते हैं, अधिशोषण कह सकते हैं। ओके, एडजॉर्प्शन। ओके, उसके बाद में हम आगे देखते हैं अधिशोष्य। जैसा कि अभी मैंने बताया था अधिशोष्य का तात्पर्य जो है वो मीन्स जो है वो क्या होता है, ये कोई ठोस पदार्थ इसकी सतह पर यह कण जो आकर जुड़े हैं इन्हें अपन ने क्या कहा, अधिशोष्य कहा। ओके, और ये जो सतह है इनको अधिशोष्य कहा। और ये जो सतह है इस सतह को हम क्या कहते हैं, अधिशोषक पदार्थ जो है वो कहते हैं। यानी कि ये पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, अधिशोषक पदार्थ। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा, वह पदार्थ जो ठोस की सतह पर क्या होता है, एकत्रित होता है यानी कि जुड़ता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। ओके, और अधिशोषक का तात्पर्य है कि वे पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा। ओके,
उसके बाद में अगली इसी से संबंधित जो टर्म्स है वो टर्म्स जो है वो क्या है, अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ से तात्पर्य है कि अधिशोषक की वह सतह है जिस पर अधिशोष्य क्या हो जाते हैं, संकेंद्रित होते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, अंतरापृष्ठ जो है वो कहते हैं। और एक टर्म्स जो है वो क्या है, सक्रिय केंद्र है। सक्रिय केंद्र जो है उससे तात्पर्य क्या है कि यह जो पृष्ठ होते हैं उस पर कुछ सक्रिय केंद्र यानी कि जुड़ने वाले केंद्र जो हैं वो पाए जाते हैं, जहाँ पर यह जो पदार्थ होते हैं वो मुक्त संयोजकताओं के रूप में रहते हैं। तो मुक्त संयोजकताओं वाले क्षेत्र जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। ओके, उसके बाद में आगे है अधिशोष्य की मात्रा के आधार पर यह जो अधिशोषण है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक और एक जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक। ये जो धनात्मक अधिशोषण होता है इसमें क्या होता है, देखिए धनात्मक अधिशोषण में क्या होता है कि अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि अधिशोषक पर अधिशोष्य अधिक मात्रा में आकर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, धनात्मक अधिशोषण। और यदि अधिशोष्य की मात्रा कम होती है, मतलब अधिशोषक पदार्थ पर अधिशोष्य की मात्रा कम अधिशोषित होती है, तो ऐसा अधिशोषण क्या कहलाता है, ऋणात्मक अधिशोषण जो है वो कहलाता है। ओके, अभी इनको हम परिभाषा के माध्यम से भी देखते हैं। ओके, तो देखिए 2 प्रकार हैं इसके, एक धनात्मक हो गया और एक क्या हो गया, ऋणात्मक अधिशोषण हो गया। तो सबसे पहले धनात्मक अधिशोषण की परिभाषा, जैसा कि अभी हमने कहा कि अधिशोषक सतह पर अधिशोषण की मात्रा जो है वो, अधिशोष्य पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। इसे ही हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक अधिशोषण जो है वो कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में दूसरा जो है वो ऋणात्मक अधिशोषण है। ऋणात्मक अधिशोषण जो है उसमें हम बता सकते हैं कि अधिशोषक सतह पर अधिशोष्य की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, कम होती है, मतलब कम मात्रा में उसका अधिशोषण होता है। इस तरीके से हम धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण जो है उन दोनों की परिभाषाएं यहाँ पर बता सकते हैं, जो अधिशोष्य पदार्थ की आधार पर कही गई है। ओके, उसके बाद में ये देखिए कुछ घटनाएं हैं निम्न क्रिया विधियों में अधिशोषण जो है वो पाया जाता है, इनको हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला, अपने पास एक पात्र है, ओके, और उस पात्र में हमने कुछ गैसें भरी है, जैसे O2 है, N2 है, Cl2 है, NH3 है। ये कुछ गैसें जो है वो हमने यहाँ भर दी और इसमें हमने क्या रख दिया, चारकोल जो है वो रख दिया, चारकोल पाउडर जो है वो रख दिया। अब चारकोल पाउडर रखने के बाद में हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में ये जो गैस है उसका दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ये जो चारकोल है, इस चारकोल ने गैस की कुछ मात्रा का क्या कर लिया, अधिशोषण कर लिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न गैसों से भरे पात्र में यदि हम चारकोल रख देते हैं तो उसका दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी कुछ मात्रा का चारकोल ने क्या कर लिया, अधिशोषण जो है वो कर लिया। दूसरी घटना जो है वो हम बता सकते हैं कि कार्बनिक रंजक यानी कि मेथिलीन ब्लू जो होता है उसका रंग जो है वो जंतु चारकोल द्वारा क्या कर सकते हैं, रंगहीन कर सकते हैं। एक पात्र लिया अपन ने और उसमें हमने इस तरीके से कीप लगाकर यहाँ जंतु चारकोल जो है वो रख दिया, और अब क्या करते हैं, मेथिलीन ब्लू जो एक प्रकार का रंजक मतलब रंगने वाले, तो रंजक को यहाँ से गुजारते हैं। तो रंजक यहाँ जब आता है तो ये रंजक क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, यानी कि इसका रंग जो है वो उड़ जाता है। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो रंग था उसका यहाँ पर क्या कर लिया गया है, अधिशोषण किसने किया, जंतु चारकोल ने। ओके, अगला प्रकार इसका है हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, वो भी एक प्रकार से अधिशोषण को समझा सकते हैं। अगला जो है वायु से नमी हटाकर शुष्क करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। सिलिका जेल जो है वो नमी को क्या कर लेती है, अधिशोषित, और वायु जो है वो क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से शर्करा चारकोल द्वारा यूँ कह सकते हैं कि जैसे शर्करा का विलयन अपन ने लिया और यह भी क्या है, रंगीन है, इसे भी जब हम जंतु चारकोल से गुजारते हैं यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ रंग जो है वो यहाँ जंतु चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है और जो शर्करा का विलयन है वो रंगहीन अपन को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यह अधिशोषण की कुछ क्रियाविधि, कुछ प्रकार जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ओके,
उसके बाद में आगे चलते हैं। अवशोषण, दूसरी घटना जो है वो क्या है, अवशोषण की है, यानी कि एब्जॉर्प्शन। अवशोषण का मतलब क्या है कि एक पदार्थ जो होता है वह दूसरे पदार्थ में समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, इस तरीके से अंदर चला जाता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। अधिशोषण में हमने देखा था कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ ये अधिशोषण हो गया और ये यहाँ पर क्या है, अवशोषण को शो करता है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषाएं जो है वो हम देखते हैं। अवशोषण की परिभाषा जो है वो क्या है, देखिए यहाँ हम कह सकते हैं एक पदार्थ किसी पदार्थ के संपूर्ण भाग में समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, मतलब पूरी तरीके से अंदर चला गया। उस घटना को हम क्या कह सकते हैं, अवशोषण जो है वो कह सकते हैं। ओके, ये देखिए, इसको हम यहाँ डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल इसका, निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण, ये एक प्रकार से अवशोषण का एग्जाम्पल है और इसका डायग्राम जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं अवशोषण का। यहाँ देख सकते हैं कण समान रूप से अंदर क्या है, वितरित हैं। ओके, तो इस तरीके से अवशोषण को डायग्राम के थ्रू हम यहाँ बता सकते हैं। ओके, आगे तीसरी घटना जो है वो यहाँ पर हम बता सकते हैं विशोषण। विशोषण से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर पृष्ठ सतह पर क्या हुआ, अधिशोषण हुआ। अब जब हम इसे ताप देते हैं या गर्म करते हैं तो इन कणों का यहाँ से क्या होना, हट जाना। तो कह सकते हैं अधिशोष्य कणों का अधिशोषक की सतह से हटना क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है। ओके, उसके बाद में अगली एक घटना जो है वो और है, उसे हम कहते हैं शोषण। अब जो शोषण है, उस शोषण में जो है वो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि यदि अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं, उस घटना को हम क्या कह सकते हैं, शोषण कह सकते हैं। देखिए यहाँ अधिशोषण और शोषण, यहाँ इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि हमने एक चौंक ली। ओके, इस चौंक को हमने शाही में डुबोया, मान लिया शाही जो है वो नीली है, नीली शाही में हमने डुबोया। तो नीली शाही में डुबोने पर चौंक बाहर से क्या हो जाती है, नीली हो जाती है, और जब इसको तोड़ते हैं तो अंदर से ये क्या रहती है, गीली रहती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर रंग जो है उसका तो अधिशोषण हुआ है और जल जो है उसका क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है। तो यहाँ दोनों घटनाएं हुई है। तो यहाँ पर इस घटना को क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। चौंक को शाही में डुबोना शोषण कहलाता है। क्यों, क्योंकि उसमें अधिशोषण भी है और अवशोषण भी है। तो इस तरीके से इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ बता सकते हैं। ये परिभाषा है इसकी। आगे देखिए अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण जो है वो जैसा कि हमने कहा कि पृष्ठ पर होता है, सतह पर होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जुड़ता है। और अवशोषण में पदार्थ जो होता है वह दूसरे पदार्थ में समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर चला जाता है। और दूसरा अंतर यदि हम देखें तो अधिशोषण जो है वो एक प्रकार की सतही प्रक्रिया है, सतह पर होती है। और अवशोषण जो है वो कैसी प्रक्रिया है, स्थूल प्रक्रिया। स्थूल मतलब कणों का अंदर तक चला जाना, कण अंदर तक चले जाते हैं। ये दो अंतर। अगला अंतर जो है वो हम देखते हैं। अगले अंतर में देखिए, अधिशोषण शुरुआत में तेज गति से होता है, लेकिन बाद में इसकी गति जो है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और अवशोषण जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक एक समान गति से चलता रहता है। ओके, यहाँ अधिशोषण का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण करना, और यहाँ निर्जल CaCl2 द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। ये दोनों अधिशोषण और अवशोषण के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। यहाँ आप एडजॉर्प्शन, ये वाला चित्र जो है वो किसको बता रहा है, एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण को बता रहा है। यहाँ पर कण जो है वो देख सकते हो आप, सतह पर आकर जुड़ रहे हैं। और दूसरा जो चित्र है वो किसको शो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन को यानी कि अवशोषण को। उसमें कण जो है वो भीतर तक गए हुए हैं। तो इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू अधिशोषण और अवशोषण दोनों को यहाँ बता सकते हैं। ओके, आगे देखिए, अधिशोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोट। अधिशोषण एक प्रकार की क्या है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है।
ऊष्मासेपी प्रक्रिया मतलब हम कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मासेपी। ऊष्मासेपी जो है वो किस प्रकार से है, देखिए जैसे ही अधिशोषण होता है, अधिशोषण होने के दौरान उनके कण जो होते हैं उनके पृष्ठीय बलों में क्या आती है, कमी आती है, यानी कि उनकी पृष्ठीय ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। और ये ऊर्जा जो है वो उष्मा के रूप में मुक्त हो रही है, और उष्मा के रूप में मुक्त होने के कारण इस प्रक्रिया को हम कहते हैं उष्मासेपी प्रक्रिया, यानी कि अधिशोषण एक उष्मासेपी प्रक्रिया है। और उसमें डेल्टा एच जो है उसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ हम इसको बता सकते हैं किस तरीके से, देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अवशिष्ट बलों में कमी आ रही है, और यहाँ पर पृष्ठ ऊर्जा का मान भी क्या होता है, कम होता है, और ये कमी जो है वो किस रूप में मुक्त होती है, उष्मा के रूप में। इसलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, उष्मासेपी प्रक्रिया है। ओके, और यहाँ डेल्टा एच जो है उसका मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, ये देखिए डेल्टा एच ऋणात्मक। ओके, उसके बाद में आगे देखिए दूसरा नोट कि जब भी कोई गैस अधिशोषित होती है तो उसके अणुओं का संचलन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ कम होने से तात्पर्य हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई ठोस सतह है और उस कणों पर, उनकी कणों पर क्या हो रहा है, अधिशोषण। ये देखिए अधिशोषण हो रहा है, यहाँ पर ये कण यहाँ जुड़ते गए, तो जैसे ही यहाँ जुड़ते हैं इनका मोमेंट यानी कि संचलन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। संचलन कम होता है तो इसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंट्रोपी से तात्पर्य है कि कणों की अव्यवस्था का मापन कहलाता है एंट्रोपी। तो यहाँ कण व्यवस्थित हो गए, मतलब अव्यवस्था कम हुई है, तो यहाँ अव्यवस्था कम हुई है तो एंट्रोपी भी क्या हो गई, कम हो गई। एंट्रोपी को मोस्टली एस से शो करते हैं, तो यहाँ एंट्रोपी कम हुई यानी कि डेल्टा एस का मान क्या हो गया, ऋणात्मक यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ हम जो समझाने की बात कहना चाह रहे हैं वहाँ हम क्या कह सकते हैं कि अधिशोषण जो है वो एक प्रकार का क्या है, स्वतः प्रक्रम है। स्वतः प्रक्रम जो है, कोई भी प्रक्रम स्वतः यदि होता है तो उसके लिए मुख्य रूप से शर्त क्या है कि उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक जो है वो किस तरीके से होता है, देखिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण जो है वो क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये देखिए इधर डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन है, टी ताप है, और डेल्टा एस जो है वो क्या है, एंट्रोपी को दर्शाता है। ओके, तो यहाँ देखिए एक सामान्य ताप जब होता है तो यह जो डेल्टा एच जो है इसकी वैल्यू डेल्टा टी एस से क्या हो जाती है, ज़्यादा, क्योंकि डेल्टा एस ऋणात्मक है और यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेचर भी क्या है, कम है। तो यहाँ पर संख्यात्मक रूप से डेल्टा टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से क्या हो जाती है, कम। ये इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। और डेल्टा एच जो है वो पीछे हमने देखा डेल्टा एच नेगेटिव होता है अधिशोषण के लिए, तो डेल्टा एच ऋणात्मक हुआ तो डेल्टा जी जो है वो भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। डेल्टा जी नेगेटिव यानी कि डेल्टा जी ऋणात्मक यदि होती है, गिब्स ऊर्जा ऋणात्मक होती है, तो वो प्रक्रम अपने आप होता है। तो इस तरीके से यहाँ हम इसको शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए इस तरीके से, और ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर शो करती है कि अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है। तो यहाँ अधिशोषण स्वतः प्रक्रम है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण जो है उसके दो प्रकार होते हैं। ये जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो भौतिक अधिशोषण है जिसे वान डर वाल अधिशोषण भी कहा जाता है, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण जिसे लैंग-म्यूर अधिशोषण भी कहा जाता है। भौतिक अधिशोषण जो है वो जो है किस आधार पे होता है, यानी कि ऐसा अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य कण जो है वो दुर्बल वान डर वाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। और रासायनिक अधिशोषण से तात्पर्य है जिसमें अधिशोष्य कण जो होते हैं वह रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण जो है वो कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए सबसे पहला प्रकार है भौतिक अधिशोषण।
भौतिक अधिशोषण, जैसा कि मैंने अभी परिभाषा बताई कि अधिशोष्य कण जो होते हैं वो अधिशोषक की सतह पर कौन से बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, वान डेर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। ओके, और दूसरा जो है वो रासायनिक अधिशोषण देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण में हम बता सकते हैं कि अधिशोष्य कण जो होते हैं वह अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये घटना जो है वो क्या कहलाती है, रासायनिक अधिशोषण कहलाती है। अब हम रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण जो है वो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए, पहला डिफरेंस वही बल वाला हो जाएगा कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बल है वो दुर्बल वान डेर वाल बल होता है। और रासायनिक में कौन सा बल होता है, रासायनिक बंध यानी कि सह संयोजक बंध होता है। दूसरा जो है भौतिक अधिशोषण, इनकी क्रिया जो है वो विशिष्ट नहीं होती है, यानी कि इनमें विशिष्टता का गुण नहीं होता, मतलब कोई नए पदार्थ या नए टाइप्स का पदार्थ जो है वो यहाँ नहीं बनता। जबकि रासायनिक अधिशोषण में विशिष्टता का गुण होता है, यानी कि जब रासायनिक अधिशोषण होता है तो नए प्रकार का पदार्थ बनता है, नई क्रियाएं जो है वो संपन्न होती है। और भौतिक अधिशोषण जो है वो क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम से तात्पर्य है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे कण यहाँ आकर जुड़े, अधिशोषण हुआ, जुड़ गए, अब ताप यदि हम देते हैं तो ये कण वापस भी हट जाते हैं। तो कण हट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, तो दोनों तरफ चलता है हटना और जुड़ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। और उत्क्रमण प्रक्रम का मतलब दोनों दिशाओं में चलने वाला प्रक्रम। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है, एक बार जो अभिक्रिया हो चुकी है वो हो जाती है, उसके बाद में वापस उन कणों का हटना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये प्रक्रम क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो इस तरीके से ये तीन अंतर हम यहाँ बता सकते हैं। अगले अंतर के लिए आगे, चौथा अंतर देखिए, अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है। ये देखिए एक सतह है, अब जैसे ही हम इसे ताप देंगे तो वान डेर वाल बल जो है वो दुर्बल होता है, दुर्बल होने के कारण यहाँ टूट जाएगा, और टूटते ही ये कण क्या हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। तो जैसे ही ताप बढ़ता है, अधिशोषण यानी कि भौतिक अधिशोषण की दर क्या होती है, घट जाती है। जबकि यहाँ पर उल्टा है, रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे, अणुओं की आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, रासायनिक बंध बनाएंगे और रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा। ओके, अगला अंतर जो है वो हम देखते हैं, इनकी जो अधिशोषण उष्मा होती है भौतिक अधिशोषण की, वह 20 से 40 किलो जूल यानी कि कम होती है, और इनकी अधिशोषण उष्मा क्या होती है, ज़्यादा, यानी कि 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। ओके, और छठा अंतर हम भौतिक अधिशोषण में देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और यहाँ सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा से तात्पर्य है कि अभिकारक पदार्थ का उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ सक्रियण ऊर्जा सहित हम 6 अंतर यहाँ बता सकते हैं। ओके, अगला अंतर, भौतिक अधिशोषण जो है वो क्या होता है, बहुपरतीय होता है। बहुपरतीय से तात्पर्य, ये देखिए, कणों की एक लेयर हो गई, कणों की दूसरी लेयर हो गई, कणों की तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरीके से कण एक के बाद एक परतों के रूप में जमते जाते हैं, इस कारण इसे हम कहते हैं बहुपरतीय। जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता, उसमें केवल और केवल कणों की एक परत ही रहती है। ओके, उसके बाद में अगला अंतर देखिए, भौतिक अधिशोषण मोस्टली किन में होता है, आसानी से जो द्रवित गैसें हो जाती है वो आसानी से भौतिक अधिशोषण दर्शा देती है, और रासायनिक अधिशोषण जो है वो कौन सी दर्शाते हैं, जिनमें अधिशोषक के साथ अधिशोष्य यानी कि गैसें जो है वो क्रिया कर लेती हैं, वो मोस्टली रासायनिक अधिशोषण दर्शाती है। तो इस तरीके से भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में हमने 8 अंतर यहाँ देखे, और भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल यहाँ बता सकते हैं, हाइड्रोजन गैस पर चारकोल का क्या होना, अधिशोषण होना, और यहाँ पर टंगस्टन पर ऑक्सीजन गैस का अधिशोषण यानी कि टंगस्टन ऑक्साइड का निर्माण होना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन सभी को बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने अधिशोषण क्या होता है वो देखा था, अवशोषण क्या होता है उसके बारे में, विशोषण, शोषण, इन सभी की डेफिनेशंस, अधिशोषण के प्रकार देखें, अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस वो डिटेल से स्टडी किया, और लास्ट में हमने भौतिक और रासायनिक अधिशोषण जो है उसके बारे में डिटेल से स्टडी किया। ओके,
थैंक यू।